जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर्स हमने क्लास 6 में चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स उसके ऊपर तैयार किया है। आज हम लोग मेनली मटेरियल्स और उनको किस तरीके से सॉर्ट करते हैं ग्रुप में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये चैप्टर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कोई वस्तु, तो क्या होती है, अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। आप अपने घर की कोई भी चीज़ को देखो, फ़ैन हो, टीवी हो, टेबल हो, लैपटॉप हो, बुक्स हो, पेन हो, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब को हम लोग देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील करते, तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, तो जितने भी एग्जांपल आपको दिख रहे थे, क्या आइसक्रीम है, बैग है, बॉल है, कैप है, ये सारे बेटा किसके एग्जांपल्स है, ऑब्जेक्ट के। यानी कि हर वो चीज़ जो आपके आसपास, आपके चारों ओर, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल्स की। जैसा इस चैप्टर का नेम में मटेरियल्स आया हुआ है, तो मटेरियल्स जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं बेटा, क्या होता है, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल्स। यानी कि मटेरियल्स किसको बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट जिन चीज़ से मिल के बना है। मतलब अब कोई भी चीज़ आखिर बना किससे, जैसे पेपर है, नोटबुक होती है आपके, यार बुक्स होते हैं, किसका बनता है बेटा, पेपर का। तो वो पेपर क्या हो गया, मटेरियल्स। आपका बैग आपका लेदर का हो सकता है, रेक्सिन का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, जूट का हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, मटेरियल्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे बना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है। और हमारे चारों को देखिए बहुत नंबर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, ट्रीज है, चेयर है, बुक्स है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक है, डस्टर है। अब ये हर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना बेटा, किसी न किसी से तो बना होता है ना। ठीक है। तो जिनसे भी ये बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जो मटेरियल्स होता है बेटा, वो दो टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनता है, या तो वो नेचुरल हो सकता है या फिर मैनमेड या आर्टिफिशियल हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जो मटेरियल्स यूज होता है वो बेटा हमें नेचर देता है। नेचर का मतलब या तो प्लांट्स या एनिमल्स, और कुछ को ना हम बनाते हैं सिंथेटिकली, मैनमेड मतलब है आर्टिफिशियली, लैब में, इंडस्ट्रीज में उसको तैयार करते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं मटेरियल्स को, एक जो नेचुरल मटेरियल्स होगा जो हमको प्लांट या एनिमल से मिलेगा, और दूसरा बेटा जो आर्टिफिशियल्स होगा जिसको हम लोग तैयार करेंगे। जैसे और ऑब्वियसली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स है तो क्या ये सारे ऑब्जेक्ट दिखने में एक ही जैसे होते हैं क्या बेटा? आप देख लो, हम लोग इंसान, डॉग, ये सब एनिमल्स हैं, लेकिन क्या डॉग कैट की तरह दिखता है? क्या डॉग ह्यूमन की तरह दिखता है? नहीं दिखता ना। यानी कि सब ऑब्जेक्ट के अपने अलग अलग शेप साइजेज होते हैं। ठीक है। तो इनको समझने के लिए, चूंकि अब हमने एक साथ बोला ऑब्जेक्ट, लेकिन इनको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, तो हम इंसान, आपके दिमाग में क्या आया होगा, सिर्फ इंसान का चेहरा। क्या आपको कुत्ता, बिल्ली सब याद आता है क्या बेटा? नहीं आता ना। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। आखिर ये सेपरेट है, डॉग सेपरेट है, कैट सेपरेट है, आपके घर में जितनी भी चीज़ें होती है अगर सेपरेट रखी होती है तभी तो समझ पाते हैं ना चीज़ों को। तो इनका सेपरेशन यानी कि उनकी सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चूँकि ऑब्जेक्ट की संख्या फिक्स नहीं है बेटा, इनको हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो अगला टॉपिक बेटा, क्लासिफिकेशंस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्लासीफाई किया गया है ये। ठीक है। तो और क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं बेटा, द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स विथ ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब क्या, समझिएगा इसको, द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सॉर्ट करना मतलब क्या होता है बेटा, फिल्टर करना। इसका मतलब समझिए, सॉर्ट का मतलब होता है, जैसे सपोज आप एक शॉपकीपर दुकान में जाते हैं, तो आपने देखा होगा, आप मांगते हैं बेटा कि अंकल मुझे एक लक्स का साबुन दे दीजिए, तो क्या करता है वो, 1 घंटा में आपको साबुन क्या देता है, वो तुरंत जाएगा आपको साबुन ला के दे देगा। क्यों? क्योंकि वो अलग से उसने एक रैक के अंदर ना लक्स का सारा साबुन सजा के रखा होगा। आप सपोज करो आजकल डेट मार्केट में बेटा 10 सोप है, 10 अलग अलग कंपनी के सोप्स होते हैं। अगर वो सारे सोप्स को एक ही जगह डाला होता तो क्या वो आपको आसानी से निकाल के दे पाता है क्या?
नहीं दे पाता ना। क्यों? क्योंकि उसको फिर ढूंढना पड़ता। तो इसीलिए घर में सॉर्टिंग जरूरी है। आप अपने घर में देखो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, उसमें से सामान ढूंढना हो तो क्या आसानी से ढूंढ पाओगे? क्या नहीं ढूंढ पाओगे ना। क्यों? लेकिन अगर एक जगह पे रखा होगा तो आप आसानी से उठा के लेके चले जाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉर्टिंग। ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना विथ ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक जैसे ग्रुप को के ऑब्जेक्ट को एक जगह सॉर्ट कर देना, रख देना, इसी को बोलते हैं बेटा सॉर्टिंग। और इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि सिंपली आप क्या बोल सकते हो? द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू सेपरेट ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। अब उसमें सारे ऑब्जेक्ट को तो अलग नहीं रख सकते ना, तो एक जैसे को हम एक साथ रखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपके घर में मान लीजिए आपका ड्रेस है, आपके घर में 4 भाई बहन है, तो क्या मम्मा हर भाई बहन का एक एक ड्रेस एक एक जगह पर रखती है क्या? वो क्या करती होगी? आपके एक भाई का एक जगह पे, दूसरे का दूसरी जगह पे, तीसरे का एक साथ इकट्ठा करके रखती है। क्यों? क्योंकि वो एक ही पर्सन का है। ऑब्वियसली वो आपका होगा, मेरा सामान होगा तो मेरे पास होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी कोई भी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं बेटा सॉर्टिंग। एक जैसे प्रॉपर्टी का, कैरेक्टरिस्टिक का सामान प्लेस पे एक ही जगह सॉर्ट करना, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा गया बेटा? ऑल टाइप्स ऑफ सोप्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑल टाइप्स ऑफ प्लेस्ड इन वन ग्रुप एट अ सोप। यानी कि जितने भी, जैसे मैंने आपको सोप का एग्जांपल दिया था, बताओ अगर शॉपकीपर से सोप मांगना है तो एक जैसे सोप को एक जगह डाल देगा। अब जो मान लो जो बाथ सोप है, एक लाइफबॉय कंपनी का है, उसको एक जगह पर रख दिया, लॉक्स कंपनी का एक जगह पर रख दिया, डेटॉल है एक जगह पर रख दिए, तो इससे क्या वो आसानी से उसको ढूंढ सकता है, ले सकता है। तो इसी को बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। अब चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ वेराइटीज है, 1-2 नहीं होते, तो इनको हम ना इतनी आसानी से क्लासीफाई नहीं कर सकते। क्लासीफाई करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसको हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन होता है ना, अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे टॉपिक दिया बेटा कि वी क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट गिव्स द फॉलोइंग एडवांटेज। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने का एडवांटेज क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा सकता है? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एडवांटेज ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? तो बताइए क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो देखिए मेनली क्या है बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स मेक इट इजियर टू लोकेट देम एंड वर्क विद देम। सबसे पहले चीज़, अगर आपने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन किया है तो उसको आप आसानी से लोकेट करते, मतलब ढूंढ सकते हैं और उसके साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सपोज करिए आपको पार्टी में जाना हो, अगर आपके सारे कपड़े बिखरे हुए हो, आपको जरूरत पे मिलेगा क्या सामान? नहीं मिलेगा ना। आप स्कूल आना है, आपके कोई नोटबुक है, तो अब अगर आपने सारी नोटबुक को एक जगह रखी होगी, आप विदिन ए मिनट ढूंढ सकते हो। अगर आप सारा कॉपी का सामान फेंक कर रखो घर में, आपको मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या है बेटा, आसानी से उसको हम लोकेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। दूसरा, इफ़ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वन मेंबर ऑफ द ग्रुप वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। चूँकि सॉर्टिंग हम लोग एक ग्रुप वाले को एक साथ रखते हैं, तो अगर एक का प्रॉपर्टी हमको पता है जैसे, तो हम दूसरे का भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए क्लास में आप क्लास एक में 50 बच्चे हैं बेटा। अब हर बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो बड़े बदमाश होते हैं, शरारती होते हैं, उनकी आदत है शरारत करने की। तो कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं ना, उनको एक जगह बैठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पांचों ना एक जैसे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो या बहुत कमज़ोर हैं, तो उन पर अगर एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं टीचर्स, उनको एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, तो उनको एक जगह बैठा लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि एक को देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा वो पांचों एक ही ग्रुप के हैं, तो उनको एक साथ ट्रीट करना चाहिए, एक तरीके से बताना चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या मिलता है बेटा कि एक उनकी प्रॉपर्टी को, एक ही मेंबर को देख के ना ये पता चल जाता है कि अच्छा बाकी सब भी उसी कैटेगरी का होगा, चाहे वो बदमाश हो चाहे वो अच्छा हो। तो ये फ़ायदे होते हैं बेटा सॉर्टिंग के। सॉर्टिंग करने से हम तो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं और आसानी से उसकी प्रॉपर्टी को भी पहचान सकते हैं। किसी एक की प्रॉपर्टी जानी है, बाकी का प्रॉपर्टी भी आपको पता चल जाएगा। तो ये एडवांटेज था बेटा किसका, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया कि बेटा ऑब्जेक्ट एक दो तो नहीं है ना, मिलियंस है, लाखों प्रोडक्ट हैं, तो आखिर उनको क्लासीफाई किस बेसिस पे करना चाहिए। अब देखिए क्लासिफिकेशन एक बेसिस पे नहीं किया जाता। जैसे अब एक क्लास में देखिए 40 बच्चे हैं, अब एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हो, उन 40 स्टूडेंट्स का मुझे ग्रुप बनाना हो तो हम ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है ग्रुप उनका क्लास का ग्रुप मुझे बनाना हो, तो सोचिए क्लास का ग्रुप कैसे बना सकते हैं बेटा। हो सकता है बच्चों को रोल नंबर वाइज बैठा ले, नहीं रोल नंबर वाइज कर सकते हैं, हाइट वाइज बैठा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा उनके रोल नंबर वाइज हो गया, हाइट वाइज हो गया, एज वाइज बैठा सकते हैं, और बता बेटा उनके स्टडी लेवल के आधार पर बैठा सकते हैं। तो देखो एक ही क्लास में अरेंज करने के कितने सारे तरीके निकल के आ रहे हैं। तो ये सारा तरीका क्या बता रहा है, बच्चे तो एक ही होंगे ना, स्टूडेंट तो एक ही होंगे, बट हम लोग अलग अलग बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सेम एज ऑब्जेक्ट को भी ना अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे इसमें पहला क्या बेटा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बांटा है बेटा दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी है लिविंग ऑब्जेक्ट का, दूसरा है नॉन लिविंग का। अच्छा लिविंग का मतलब क्या होता है बेटा, जो जीवित है ना, जो क्या है बेटा, जीवित हो, जिंदा हो। और नॉन लिविंग मतलब जो जीवित ना हो, डेड हो, ठीक है। तो उसके कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, यानी कि हर वो ऑब्जेक्ट जो लिविंग है। जैसे लिविंग्स में कौन होते हैं बेटा, या तो एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ठीक है, तो वो आ जाते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। अब एनिमल्स के अंदर सब शामिल है, आपके बैक्टीरिया हो, वर्ड्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हम लोग हो, सब आ जाते हैं। और दूसरा आता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर बाकी हर वो चीज़ जो बेटा लिविंग नहीं है। जैसे आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़ा, टेबल, बक्सा, चेयर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, लाइट, बल्ब, ये सब क्या है बेटा, सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो एक कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं बेटा लिविंग और नॉन लिविंग का, ठीक है। अब देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं बेटा, क्या, एक प्लांट्स और एनिमल, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है बेटा, देखिए ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग बेटा नहीं चाहते हैं। जैसे अब अगर लिविंग और नॉन लिविंग को आपको समझना हो तो कैसे समझेंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है, लिविंग ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, लिविंग ऑब्जेक्ट ब्रीथ करता है, लिविंग के अंदर लाइफ साइकिल होती है, हमेशा ग्रोथ करता रहता है। तो ये चीज़ें क्या बताती है कि वो ऑब्जेक्ट्स लिविंग है। जैसे प्लांट्स है, अब प्लांट्स भले ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, लेकिन वो छोटा सा साइज होता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो अब इसलिए उसका ग्रोथ हो रहा है। एनिमल्स, ह्यूमंस, हम लोग हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शंस करते हैं, तो हम क्या बताते हैं बेटा, हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन लिविंग जो जैसा हो वैसा ही रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना दिखे, तो उसको क्या बोलेगा बेटा, नॉन लिविंग। जो मूवमेंट ना करे, जो ब्रीथ ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल की और बात करें बेटा तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखिए जैसे डॉग है, रोज, ग्रास ऊपर, कैक्टस, ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। किसी भी एनिमल्स का एग्जाम्पल दे दीजिए, किसी भी बर्ड्स का एग्जाम्पल दे दीजिए, किसी भी प्लांट का एग्जाम्पल दे दीजिए, ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा, लिविंग ऑब्जेक्ट के। ये सब क्या बेटा, देखिए ट्री है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, लॉइन है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें बेटा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का, तो जितने भी इसके अलावा जैसे मैंने टेबल, चेयर, टॉय, क्लॉथ्स, पेंसिल, शूज, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। तो एक तरीका हमने ये सोचा कि एक साइड में बांट दो बेटा लिविंग वाले को और एक साइड बांट दो नॉन लिविंग वाले को, बस हो गया। तो एक क्लासिफिकेशन बेटा ये था, एग्जाम्पल की कमी तो है नहीं, सब एग्जाम्पल्स आपके बेटा क्या, घर है, किताबें, सब आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा देखिए क्लासिफिकेशंस, एक क्लासिफिकेशन था आपका नॉन लिविंग और लिविंग के बेस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन बेटा है प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे, ठीक है। जैसे ये किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, लिविंग का ही। अब लिविंग के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही है, यानी कि जितने भी प्लांट्स वाले कैटेगरी में उनको एक साइड कर दीजिए, एनिमल्स वाले कैटेगरी में एक साइड कर दीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जैसे प्लांट है आपका रोज, जैस्मीन, हाइड्रीला, कैक्टस। अब ये सारे प्लांट्स हैं, मैंगो ट्री हो, बनियान ट्री हो, जितने भी ट्रीज है, प्लांट्स है, हर्ब्स है, श्रब्स है, ये सारे आपके क्या होंगे बेटा, प्लांट्स के अंदर आते हैं ना। तो उनको एक कैटेगरी में बांट दीजिए, और जितने भी एनिमल्स हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको एक कैटेगरी में डाल दीजिए। तो एक कैटेगरी का तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन का प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को, ठीक। अब देखिए ये हमने लिविंग ऑब्जेक्ट को बांटा है। अब नॉन लिविंग को अगर बांटना बेटा तो उसको कई सारे तरीकों से बांट सकते हैं। इसमें मेनली क्या है, उसके कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस,
मतलब एक तरह से वो बाहर से दिखता कैसा है ना, उसके आधार पर इसको हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स को मेनली 4 ग्रुप्स में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। यानी कि पहला कैटेगरी हमने क्या बोल दिया बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो जो जिन चीज़ों से बना है ना वो कैसा है, क्या वो लकड़ी है, वुड है, क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है, क्या वो सॉइल का बना हुआ है, मिट्टी का। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, जो चीज़ें लकड़ी से बनी होंगी, लाइक टेबल, चेयर, बेड, डोर, ये सारी लकड़ी के बनते हैं ना बेटा। और भी चीज़ों से बनते हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। दूसरा बेटा मेटल्स का बना हुआ, मेटल्स मतलब धातु जिससे मिलकर बनता है, जैसे लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। जैसे आपके नेल्स हैं, नील, मैग्नेट है, चुंबक, क्वाइन, सिक्का, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ये सब किसके बनते हैं बेटा, मेटल्स के। ठीक, तो एक कैटेगरी आपका मेटल का हो गया। दूसरा कैटेगरी बेटा ग्लास का, तीसरा जैसे आपके फनल, मिरर, बीकर, टेस्ट ट्यूब। ये बीकर टेस्ट ट्यूब जो केमिस्ट्री ग्लास में ना ग्लास की तरह ही होता है, ठीक है, लैब्स में यूज़ होता है। मिरर मतलब जो आईना, जो शीशा यूज़ करते हो बेटा। फनेल जो इस टाइप का कीप बना होता है ना, इसको फनेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बेटा किसके बनते हैं बेटा, ग्लास के। इसके अलावा ग्लास के डोर्स, विंडोज़ भी बनाए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें ग्लास की बनी है ना उसके एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक्स, जो आजकल मोस्ट यूजेबल आइटम है, आपके खिलौने बनते हैं बेटा, रूलर मतलब स्केल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के जो आपके सारे सामान बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स, बॉक्सेज, बॉटल, आपके यूटेंसिल्स बनते हैं, बॉक्स बनते हैं, चेयर्स बनते हैं, मतलब जितने भी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हो। तो हमने यहाँ पे क्या बांटा है, किसके आधार पर बांटा है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब वो किन चीज़ों से बना है। अब जितने भी वुड के बने होंगे उनको एक जगह पर डाल दीजिए, प्लास्टिक के बने उनको एक कैटेगरी में बांट दीजिए, जो मेटल्स के होंगे उनको एक कैटेगरी में डाल दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे बार बार ये वर्ड आता है मैटर। तो मैटर क्या होता है बेटा, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा था मैटर। तो मैटर इसको एक्चुअली किसको बोलते हैं बेटा, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास हो, मास मतलब वजन हो, और जो जगह छेके, स्पेस ले, उसको मैटर कहते हैं। अब छोटी से छोटी चीज़ है, अगर मैंने ये पेन लिया है तो ऑब्वियसली उस पेन का भी कुछ ना कुछ वजन होगा और ये कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा। छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी लोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस तो लेता होगा ना बेटा। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और जो जगह ले, जगह छेके और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो और ऑब्वियसली मटेरियल हमने देखा था बेटा, द मैटर इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। इसी से मिलता है बेटा मटेरियल। जैसे एग्जांपल में देखिए, टेबल वुड का बना हुआ है तो वुड एक मटेरियल है, नेल्स आयरन का बना है तो बेटा आयरन एक मटेरियल है। तो ये दो वर्ड्स बार बार आ रहे थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया अभी। अब देखिए नेचुरल मटेरियल की बात करें तो एक्चुअली मटेरियल को हम दो टाइप से बांट सकते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। फिर से मैनमेड की बात हो रही है। तो नेचुरल मतलब जो प्लांट या एनिमल से मिलेगा। तो देखिए जैसे आपके ऊल है, ऊन, कॉटन है, सिल्क है, रॉक्स पत्थर, मिनरल्स, वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम, वुड, सैंड, लेदर, ये सब आपके क्या बेटा नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इसको हमने नहीं बनाया है, ये हमको नेचर दे रहा है। नेचर मतलब कहीं ना कहीं अर्थ पे ये पहले से थे जिसको हम यूज करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार से। तो इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल मटेरियल्स, ओके, जो हमको नेचर से देगा। लाइक ये वूल है, देखिए ये प्लांट्स है, ये स्टोन है, ये सभी आपके क्या बेटा नेचुरल मटेरियल्स है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा मैनमेड, जिसको हमने बनाया है, लाइक आयरन, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, सीमेंट, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पेपर, पेंट्स, ब्रास। अब ये चीज़ें ना पहले से नेचर में नहीं थी, ये नेचर में दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको हम वहाँ से लेके बनाते हैं, तैयार करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा मैनमेड मटेरियल। अब जैसे ये टीवी है, ये लैपटॉप्स है, ये मोबाइल्स हैं, तो ये नेचर तो में नहीं बनाया ना, इसको तो हमने बनाया ना। बल्ब है, इसको नेचर ने नहीं दिया। ऑब्वियसली हम लोग नेचुरल चीज़ों को यूज जरूर करते हैं लेकिन इसको तैयार तो हमने ही किया है। तो इसको क्या बोलेंगे वाला मैनमेड मटेरियल। यानी कि मटेरियल को हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई किया, एक नेचुरल और एक मैनमेड। ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं बेटा, बॉटल्स है, प्लास्टिक्स, अम्ब्रेला, पेन, ग्लास, बुक्स, रबर, ये आपके रोल पेपर हैं, ये बैग्स हैं, डफल बैग्स हैं, ये तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा किसके हैं, मैनमेड मटेरियल्स के। अब देखिए बेटा कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ना जो एक मटेरियल्स के नहीं कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है। यानी कि ये पॉसिबिलिटीज है कि एक ही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल का बना हुआ हो। ऑब्वियसली जैसे आप कपड़ा ही पहनते हो, ड्रेस मटेरियल, तो क्या ड्रेस एक ही चीज़ का बना होता है क्या? कुछ ड्रेस आपके कॉटन के होते हैं, कुछ पॉलिस्टर्स के होते हैं, कुछ एक्रिलिक के होते हैं, कुछ ऊल के होते हैं, तो है तो सब ड्रेस,
लेकिन मटेरियल्स अलग अलग है। चेयर, कुछ चेयर बेटा प्लास्टिक का होता है, कुछ चेयर आपका मेटल का होता है, कुछ चेयर वुड का होता है। तो एक ही चेयर अलग अलग कैटेगरी से बनाया गया ना, तो यानी कि जरूरी नहीं है कि एक चीज़ एक ही मटेरियल से बनता हो, वो अलग अलग मटेरियल से भी बन सकता है। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, स्टेनलेस स्टील है। तो इसीलिए बोलता है कि बेटा ये कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स होता है, कई सारे कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। लाइक कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे बेटा एक चेयर है, अब उस चेयर्स वुड का बन सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कंक्रीट मतलब सीमेंटेड हो सकता है। सेम एज क्लॉथ का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इतने सारे कैटेगरी में हो सकता है। यूटेंसिल्स, बर्तन बेटा आयरन के हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, स्टील हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग, एक ही बर्तन इतने क्वालिटी का होता है। अब ज्वेलरी कॉइन की बात करें, कॉपर का होता है, गोल्ड, सिल्वर, शूज आपके लेदर के हो सकते हैं, रबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कैनवास होते हैं। देखिए एक ही ऑब्जेक्ट कितने चीज़ों से बना है, कितने मटेरियल से बना हुआ है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं बेटा मटेरियल्स के। ओके, अब वहाँ पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो सेम मटेरियल से मिलके बना हुआ हो। जैसे अब प्लास्टिक्स के सिर्फ क्या एक चीज़ बनाया जाता है क्या, प्लास्टिक्स का आपका बॉटल भी बनता है, प्लास्टिक का चेयर भी बनता है, प्लास्टिक्स का बॉक्स भी बनता है ना, प्लास्टिक का कप भी बनता है, प्लास्टिक का टूथब्रश भी बनता है, लंच बॉक्स बनता है, टॉयज बनता है, बकेट बनता है। तो यानी कि एक ही प्लास्टिक देखिए कितने सारे प्रोडक्ट को बनाता है। तो ऑब्वियसली एक मटेरियल से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो सकती है। लाइक जैसे वुड है, अब देखिए लकड़ी से क्या क्या बन सकता है, टेबल तैयार हो सकता है, चेयर बन सकता है, डोर बन सकता है, विंडो बन सकता है, सोफा बन सकता है, अलमीरा बन सकता है, फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है। सेम एज ग्लास देखिए, टम्बलर, मिरर, विंडो, टेस्ट ट्यूब, बीकर, आयरन से नेल्स, बकेट, मशीन्स। मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। तो ये एग्जांपल्स आपको क्या बता रहे हैं बेटा कि एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ये कोई मैंने 2-4 एग्जांपल्स आपको बस शो करके दिया है। आप ऐसे भी, आप घर में कोई भी चीज़ हो वो कई सारी चीज़ों से मिल के बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक मटेरियल से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को तैयार करना। ठीक है, अब देखिए क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बनते हैं। जैसे बिस्किट है, अब बिस्किट बेटा क्या है, देखिए उसमें व्हाइट फ्लोर, शुगर, घी, यानी कि हमने क्या देखा कि एक बिस्किट को बनाने में कई सारी चीज़ें यूज होती हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो जब सब्जी बनाते हो तो क्या सिर्फ उसमें आलू ही रहता है, उसमें आलू भी हो सकता है, उसमें अलग वैरायटी मिक्स सब्जी बना सकते हो, उसमें स्पाइसेस डालते हैं, सॉल्ट्स डालते हैं। तो हमने क्या देखा है कि उसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं मटेरियल्स के, और तब जाके एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, आपका शर्ट्स बनता है तो शर्ट्स में बटन होते हैं, शर्ट्स होते हैं, धागे यूज किए जाते हैं, तब जाके शर्ट सिलता है ना। तो ऑब्वियसली दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ना अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स बनते हैं। जैसे लाइक टी है, अब चाय बनाते हो, देखो इसमें पानी डालते हो, शुगर डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, दूध डालते हो, तब जाके चाय बनता है। ठीक है, करी, वेजिटेबल, सॉल्ट, मतलब ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। कंक्रीट है, सीमेंट है, ग्रेवल है, सैंड, वाटर, बॉल पेन, प्लास्टिक्स, मेटल, इंक। मतलब एक ऑब्जेक्ट को बनाने में कई सारे मटेरियल्स का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कि कई सारे मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक मैटर तैयार कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मटेरियल्स को ना कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। लाइक देखिए पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस के मतलब वो दिखता कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, मतलब गोरा है, काला है, बड़ा है, छोटा है, वाइट है, साइज उसका क्या दिख रहा है, उसको बोलते हैं अपीयरेंस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, मतलब कौन ज़्यादा कड़ा है, कौन मुलायम है। इसके अलावा बेटा सॉलिबिलिटी और इनसॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब होता है कौन वाटर में घुलता है, कौन नहीं घुलता है। इसके बाद है हेवीनेस, भारी और हल्केपन के आधार पे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी, ओपेकनेस, कौन ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक एक करके ना इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला क्या बेटा, अपीयरेंस के आधार पे। जो मैंने आपको बताया कि अपीयरेंस का मतलब क्या है कि वो बाहर से कैसा दिखता है, आउटर स्ट्रक्चर में कैसा अपीयर होता है। देखो क्या है, तो सबसे पहले क्या बेटा, जो मटेरियल्स होते हैं या तो बेटा वो लस्टर होगा या साइन होगा। लस्टर का मतलब होता है बेटा साइनी, चमकता हुआ। जैसे कई सारे एग्जांपल्स देखिए, जैसे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी किसकी चीज़ों को बनाते हैं, कोयला का ज्वेलरी बना के देखे घर में किसी के पहना हुआ, लोहे का। मैक्सिमम ज्वेलरी किसका लोग पहनते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का, और पैसा हो तो डायमंड का। क्यों, क्योंकि ये सभी बहुत चमकता रहता है। नहीं तो जो चमकने वाली चीज़ हो ना उनको हम बोलते हैं लस्टर, और जो नहीं चमकता है उसको बोलते हैं बेटा डल। जैसे कोयला मैंने एग्जांपल दिया, कोई पत्थर है,
आपके स्टोन्स हैं, कपड़े हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, जो लस्टर नहीं होते हैं, डल अपीयरेंस में होते हैं। तो एक अपीयरेंस के आधार पे मतलब कौन चमक रहा है कौन नहीं चमकता है ना, उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा अपीयरेंस, वो बाहर से कौन शाइनी है और कौन शाइनी नहीं है। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन क्या बेटा, दोज मटेरियल्स विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी हैव लस्टर, जो मैंने आपको बताया। एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे आपके मेटल्स हैं जो शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपना साइन खो देते हैं, जैसे आपका आयरन है उसमें जंग लग जाती है, कॉपर में जंग लग जाती है, एल्युमिनियम धीरे धीरे ना डल हो जाता है, ठीक है। अब वो डल क्यों होता है, ड्यू टू द मॉइस्चर, एयर में रहने के कारण। जब उसके अंदर एयर में रहेगा ना बेटा, धीरे धीरे उसमें वाटर मॉइस्चर के कॉन्ट्रैक्ट में आने के कारण उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है, तो वो डल हो जाता है, ठीक है। तो उसको फिर क्या करते हैं, जैसे ज्वेलरी आप लोग देखते हो गोल्ड की पहनते हैं, धीरे धीरे ना सिल्वर की उस पर एक ब्लैक लेयर चढ़ जाता है, उसको फिर साफ़ करोगे एसिड लेवल से बिल्कुल चमकने लग जाता है, बर्तन को साफ़ कर दो चमकने लग जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक लेयर क्रिएट होता है ड्यू टू द मॉइस्चर और ऑक्सीजन। तो लस्टर से ये हो गया। उसके बाद हम लस्टर्स के एग्जांपल्स के देखें तो बेटा देखिए, लस्टर्स में हमने क्या देखा, जो मेटल शाइनी है, जो चमकीला है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स अभी किए, किसके बेटा, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, एल्युमिनियम्स का। अब देखो सिल्वर का, गोल्ड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी बनाने में, गहने बनाने में। आपके घर में देखिए लेडीज़ को जब देखिए तो उनके चेहरे पे, जबान पे क्या होगा बेटा, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, अगर डायमंड मिल जाए तो और अच्छा है। तो ये क्यों इनका यूज करते हैं, क्योंकि ये चमकने वाले हैं, ये लस्ट्रस होते हैं। सेम एज हम बर्तन जो खरीदते हैं उसमें देखिए पीतल है, स्टील है, मतलब ब्रास है, कॉपर है, तो ये सारे क्या है बेटा, लस्ट्रस हैं, ठीक है। इसी में एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे देखा है बेटा, देखिए सच एज गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन मेटल, एलॉयज, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, डायमंड, ये सब का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारे लस्ट्रस होते हैं। तो एक कैटेगरी हमने यहाँ पे देखा जिसमें अंदर शाइनी होता है, जो लस्ट्रस होता है। लाइक देखिए यहाँ पे गोल्ड है ना, कॉपर है, पाइराइट है, सिल्वर्स है। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स है बेटा जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये शाइनी होता है, क्योंकि ये लस्ट्रस होता है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी क्या था बेटा, डल का। वो मटेरियल्स जो अपीयरेंस में कैसे होते हैं बेटा, डल होते हैं। डल मतलब जो शाइनी नहीं होते, जो लस्ट्रस नहीं होते। लाइक जो शाइनी नहीं होंगे उनको क्या बोलेगा बेटा, नो लस्टर, यानी कि नो लस्ट्रस। उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी नहीं है, चमकने की प्रॉपर्टी नहीं है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे पेपर है, अब पेपर में कोई शाइनिंग होती है क्या, कोई चमक होता है क्या। लकड़ी है, चौक है, कॉटन, प्लास्टिक, रबर, कार्डबोर्ड, आपके दीवार, स्टोन, ये प्लास्टिक, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग मैं बात कर रहा हूँ, कोई ड्रेस मटेरियल्स, क्या इनके अंदर अपना कोई चमक होती है क्या, ऑब्वियसली नहीं होती। अगर चमक होती तो इनका भी यूज करते हैं, जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स। तो ऐसा नहीं कि इनका यूज नहीं है, ठीक है। इनका ये उन चीज़ों में है जिनको हम लोग डेकोरेशंस के आइटम कहिए, या फिर सजाने के लिए, या फिर पहनने का, उनके काम में नहीं लाते। मतलब जो जिसका यूज है बेटा उसी के हिसाब से यूज करेंगे ना। तो जिनके अंदर जो शाइनी होगा उसको बोलेंगे लस्ट्रस, जो नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नो लस्ट्रस। और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये दो हमने कैटेगरी बांट दिया यहाँ पे, किसके आधार पे। और ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे भले ही उनका यूज है ना, देखिए यहाँ पे चेयर है, प्लास्टिक यूज किया गया, ठीक है। ये आपके घर है, वुड यूज किया गया है, या डस्टबिन है, ये घर बनाते हैं लकड़ी के, बम्बूज है, स्टोन्स, वॉल्स, ईट, ये सारे ब्रिक्स किसके एग्जाम्पल है बेटा, नॉट लस्ट्रस के। तो यूजेज उनके भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बस अंतर ये है कि हमने कैटेगरी बांटा है, क्या लस्ट्रस का बांटा है, नहीं लस्ट्रस का। तो इस तरीके से हम यहाँ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो अब हम लोग देखिए अगला क्लासिफिकेशन क्या था बेटा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर। अब देखिए हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मतलब क्या होता है। हार्ड मतलब होता है कड़ा, हार्डनेस का मतलब क्या होता है बेटा, हार्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या बोलते हैं इसको बेटा, जो कड़ा हो। और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, जो क्या हो, मुलायम। मतलब जो ऑब्जेक्ट छूने में फिजिकल अपीयरेंस जिसका कड़ा हो। अब जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मैं बात करूं बेटा लोहा, आयरन। अब आयरन को छूते हुए कैसा नजर आता है, बहुत ही हार्ड नजर आता है ना। कोई स्टोन ले लो, कोई ईंट ले लो, बहुत ही हार्ड होता है मेटल में। लेकिन उसी की तुलना में आपको कुछ कॉटन दे दो, रुई जिसको बोलते हो, कैसा होता है। हम जो रसगुल्ला खाते हैं बेटा, स्पंज हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट होता है। तो ऑब्वियसली उसको हम कैसे पहचान रहे हैं, उसको टच करते हैं ना, तो उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस पता चल जाती है। तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी हमने क्या बता दिया बेटा, जो आसानी से ना टूटे, जो आसानी से नहीं कटे, जिसको आसानी से मोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, वो क्या बोलते हैं, उसको हार्ड है। जिसको आप आसानी से उसका शेप और साइज बदल दो, जिसको आसानी से दबा सको, आसानी से तोड़ सको, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बेटा, सॉफ्ट होगा।
तो वही लिखा है बेटा, इफ यू पीस ऑफ आयरन नेल विथ आवर हैंड्स वी विल फाइंड दैट इट कॉनेट बी कंप्रेस्ड। लोहे की जो कील होती है उसको हम हाथ से दबाए या लोहे के टुकड़े को हाथ से दबाओगे तो बेटा ये दबेगा, कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह पे बेटा क्या करो, आयरन नहीं काटा जा सकता, बेंड नहीं हो सकता, तो अब इसलिए इसका मतलब क्या है कि आयरन एक हार्ड मटेरियल है। तो हम लोग ना टच करके उसको मोड़ के उसको दबा के हम लोग देख सकते हैं कि बेटा हार्ड है कि नहीं है। लेकिन वही अगर आप पीस ऑफ स्पंज, जो मैंने आपको बोला, जो गद्दा होता है या खाने वाला स्पंज हो या फिर रुई हो, कॉटन हो, इसको दबाओगे तो आसानी से ये दब जाता है। इसका मतलब क्या है, वो सॉफ्ट मटेरियल है। तो ये हम कैसे पता कर रहे हैं कि हार्ड और सॉफ्ट है? उसको छू के। इसमें तो आप लोग ऐसे भी माहिर हो, है ना। हम लोग रसगुल्ला हो, मिठाई हो, कॉटन हो, ये सब चीज़ें घर में यूज करते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा, जो रोज़ के अपने घरों में यूज करते आए हैं, देखते आए हैं ना, उसी की तरफ पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बस अंतर क्या है, इसको एक कैटेगरी बना के समझने की ज़रूरत है। तो ये क्लासिफिकेशन हमने किया बेटा हार्ड और सॉफ्ट के आधार पे, ठीक है। अब देखिए हार्डनेस और सॉफ्ट के आधार पे ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, हार्ड मटेरियल्स और सॉफ्ट मटेरियल्स। हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मतलब यहाँ पे मटेरियल्स है ना, तो एक हो सकता है बेटा आपका हार्ड मटेरियल, दूसरा क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल। अगर आप हार्ड मटेरियल का एग्जांपल बताए तो उसको एक साथ रखिए बेटा, जो आसानी से कट नहीं हो सकता, जिसको आसानी से मोड़ नहीं सकते, जिसको आसानी से दबा नहीं सकते, जैसे आपके आयरन है, स्टील है, वुड है, स्टोन है, ब्रिक है, ग्लास, बोन, टीथ, डायमंड, ये सारे एग्जाम्पल। देखिए हमारे दांत भी बहुत मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते हैं क्या? तभी तो कितने भी हार्ड चीज़ों को तोड़ देता है। लोहा हो, स्टील हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, ब्रिक्स हो, ये सभी वैसी चीज़ें जो आसानी से टूटती नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हार्ड मटेरियल। ठीक इसका उल्टा, जो आसानी से, जैसे आपका स्पंज है, ठीक है, कॉटन है, ऊल है, फोम, रबर, कैंडल, क्ले, फेदर्स, फ्लावर, आटा, चौक, बटर, मक्खन, घी, ये सारे कैसे एग्जाम्पल है बेटा, सॉफ्ट मटेरियल्स को, जिसको छूने पे आप आसानी से उसका मोड़ सको, उसका साइज चेंज कर सको, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉफ्ट मटेरियल। यानी कि जिसको हम आसानी से क्या कर सके, काट सके, कंप्रेस कर सके, मोड़ सके, उसके शेप को बदल सके, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। तो इस तरीके से हमने एक क्लासिफिकेशन किया हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे। आई होप एग्जाम्पल्स क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे बेटा देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब पहले समझ लीजिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलनशील। क्या बोलते हैं बेटा, घुलनशील, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो सब्सटेंस वाटर के अंदर आसानी से घुल जाए उसको बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। या ये कहिए कि जो सब्सटेंस किसी भी लिक्विड के अंदर आसानी से घुल जाता है तो उसको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। और सॉल्युबिलिटी का मतलब जो आसानी से घुल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ शुगर का, चीनी, जब शुगर को हम लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो देखते हो चीनी आसानी से उसके अंदर घुल जाता है ना, सॉल्ट आसानी से घुल जाता है ना, सॉलिड को भी घुले, अभी वो दाना है लेकिन उसमें टूट जाता है, यानी आसानी से घुल जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि शुगर सॉल्युबल है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि शुगर की सॉल्युबिलिटी अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेशन कैसे कर रहे हैं, दो बेसिस पे, जो घुल जाएगा एक वो, और एक जो नहीं घुलेगा। तो जो घुल जाएगा वो बेटा क्या होगा, अच्छा सॉल्युबल होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। और एक जो वाटर के अंदर नहीं घुलेगा या लिक्विड के अंदर नहीं डिजॉल्व होगा, उसको सॉल्युबल नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे बांटा किसके बेस पे, ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। मटेरियल्स विच आर सोलुबल इन वाटर, यानी कि जो मटेरियल्स वाटर के अंदर घुल जाएगा उसका एक कैटेगरी, जो नहीं घुलेगा दूसरा कैटेगरी। ठीक, तो ऑब्वियसली हमने घर में भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, सॉल्ट है, शुगर है, कलर है, ये सारे क्या होते हैं, आसानी से वाटर के अंदर सॉल्यूट हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन उसी के बदले में अगर आपको सैंड दे दे, घुलेगा, कागज़ का टुकड़ा दे दे, घुलेगा, बड़े बड़े स्टोन दे दे, घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो ऐसे चीज़ें जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा उसकी दूसरी कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। लाइक अब इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ मैं, एग्जांपल्स तो क्लियर हो गया आपको। एक एक्टिविटी क्या है बेटा, टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट विद वाटर। देखो टेस्ट ट्यूब क्या होता है बेटा, ये ग्लास का बना होता है, जैसे हमारा सिंपल कंटेनर होता है ना, उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है इस शेप में, ठीक है। ये ग्लास का बना होता है, किसका बना होता है बेटा, ग्लास मटेरियल का, इसका मटेरियल होता है ग्लास, ठीक। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया है बेटा, क्या बेटा, फिल इट हाफ विद वाटर, इसके हाफ पार्ट पे हमने क्या कर दिया बेटा, वाटर को फिल कर दिया है। ये क्या बेटा, वाटर, हमने इसमें क्या भर दिया है, फॉर द वाटर, ठीक। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ शुगर इन इट, अब इसके अंदर हम लोग हाफ स्पून शुगर मिला रहे हैं, चीनी,
ठीक, यानी कि इसके अंदर हमने क्या मिला दिया है, शुगर। अब यानी कि पहले से इसमें था वाटर, अब इसमें आ गया वाटर और प्लस हमने मिला दिया शुगर को। ओके, नाउ शेक द टेस्ट वेल एंड डिजॉल्व। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हिलाएंगे, अच्छे से मिला देंगे, तो हम लोग पाएंगे क्या कि शुगर हैज डिसअपियर्ड इन वाटर और दैट द शुगर सोलुबल इन वाटर। तब अब क्या नजर आएगा कि इसके अंदर आपको अभी जब हमने डाला था बेटा तो आपको चीनी के दाने दिख रहे थे, लेकिन जब इसको अच्छे से मिला दोगे तो उसके अंदर शुगर आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब शुगर क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, डिजॉल्व हो गया उसके अंदर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि शुगर इज अ मटेरियल व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। इन सिंपल, आपको किसी पे भी एक्टिविटी करनी हो तो क्या करिए, उसको वाटर के अंदर डालिए, उसको घुमाइए, हिलाइए थोड़ी देर। अगर वो गायब हो गया तो समझ लो कि वो सॉल्युबल है, अगर फिर भी दिख रहा है इसका मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। तो आसानी से आप इस एक्टिविटी से ये पता कर सकते हो कि बेटा कौन वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा और कौन सा सब्सटेंस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिएगा बेटा, जैसे आपका कॉमन सॉल्ट है, नमक है, चीनी है, वॉशिंग सोडा जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है ना बेटा, वो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा, कॉपर सल्फेट है, बस नाम याद रखिए, एलम है, मिल्क, लेमन जूस, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वाटर के अंदर आसानी से क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ओके, एंड तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि बेटा अच्छा सॉल्युबल है। वाटर कंटेनिंग ए डिजॉल्व मटेरियल इट इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशंस। और देखिए वाटर के अंदर अगर कोई भी चीज़ घुलती है ना तो वो फिर उसको एक नया वर्ड देते हैं बेटा, सॉल्यूशंस। यानी कि जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर मिलाया था, ठीक है, तो वाटर प्लस शुगर को जो मिलाने के जो चीज़ें मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौसर शरबत बोलते हैं। बिल्कुल बेटा, घर में शरबत ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन केमिस्ट्री वी कैन से दैट सिंपली शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप शरबत इसको नहीं बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड वर्ड है ये, तो इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, शुगर सॉल्यूशन। सी में सॉल्ट मिलाओगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, कलर मिलाओगे तो कलर सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको डिजॉल्व करिए उसी का सॉल्यूशन। ठीक, सेम इसका उल्टा, जो वाटर के अंदर नहीं घुलेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा, स्टोन का, पेपर का, पल्स का, कोई भी बड़ी चीज़ें जो वाटर के अंदर नहीं घुल पाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इनसॉल्युबल है। लाइक चॉक पाउडर, चॉक के पाउडर्स को घोलोगे तो देखो बेटा वो व्हाइट तो हो जाएगा कलर का, लेकिन कुछ ना कुछ दाने से बचे रहेंगे, वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते। सॉ डस्ट, लकड़ी के जो डस्ट होते हैं बेटा, सल्फर है, ग्लास है, प्लास्टिक, पेपर, वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, ये सारे जितने भी ऑयल होते हैं ये सभी क्या है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। इसके अलावा जो भी बड़े पत्थर है, स्टोन है, सैंड है, सॉइल के टुकड़े हैं, वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो सकते वाटर के अंदर। तो हर वो चीज़ जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ना हो, पूरी तरीके से ना घुले, उसको क्या बोलेगा बेटा, इनसॉल्युबल, है ना, यानी कि वो सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक, अगर इसको आपको एक्टिविटी से दिखाना हो तो दिखा देंगे क्या, ऑब्वियसली दिखा सकते हैं। इसमें ठीक उसका उल्टा करिए, देखिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और फिल इट हाफ विद वाटर, फिर से वही काम करिए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसको आधा क्या करिए बेटा, वाटर इसमें फिल कर दीजिए, ऐड सम ग्लिसरीन। अब इसके अंदर हम लोग क्या मिला रहे हैं बेटा, ग्लिसरीन मिला रहे हैं। बेटा ग्लिसरीन क्या होता है, ये एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस ही होता है, व्हाइट में, पाउडर्स टाइप में। शेक द टेस्ट ट्यूब, इसको मिलाएंगे, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व, मिलाइए, घोलिए और उसके बाद कुछ देर इसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे ग्लिसरीन हैज कंप्लीटली मिक्स्ड वाटर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर एंड ग्लिसरीन हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट ग्लिसरीन इज सॉल्व्ड इन वाटर, ग्लिसरीन इमिसिबल वाटर। एक्चुअली ये ग्लिसरीन बेटा एक वाटर की तरह सब्सटेंस होता है, तो यहाँ भी ग्लिसरीन जो है बेटा क्या है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। तो क्योंकि ग्लिसरीन बिल्कुल पानी की तरह आपको दिखता ही है, जिसको अपनी स्पीड बोलते हैं एक तरह से, तो मटेरियल्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर यूज विनेगर, अल्कोहल, मिल्क, लेमन्स। यहाँ पे एक ये जो एक्टिविटी थी बेटा, ये भी सॉल्युबल की ही थी। ठीक है, हमें देखना है बेटा इनसॉल्युबल सब्सटेंस का। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए देखिए एक्टिविटी है, जैसे हमने क्या लिया, आपको पता है कि मस्टर्ड ऑयल एक लिक्विड होता है, तो ऑब्वियसली लिक्विड में तो लिक्विड आसानी से डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन क्या होगा बेटा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जैसे वाटर डाला था उसी तरह से वाटर डालिए और इस वाटर को इसमें फिल करिए टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर कुछ क्या करिए बेटा, ऑयल डाल दीजिए। ठीक है, कुछ ऑयल डाल दिया हमने और फिर से उसको शेक करिए। जब कुछ छोड़ेंगे, कुछ देर का आप रहने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे बेटा कि जो ऑयल है ना, ये वाटर के ऊपर ना तैरता हुआ नजर आएगा, वो मिक्स नहीं होगा। आप कितना भी हिलाओगे ना, वो पानी में मिलेगा नहीं। अब नहीं मिल रहा है वाटर के अंदर,
तो इसका मतलब क्या, वो इनसॉल्युबल है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा है कि सर ये क्यों नहीं मिलता जब लिक्विड होता है। देखिए बेटा, लिक्विड्स के अंदर कोई भी चीज़ तभी घुलती है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो या उसके बराबर होती है। ये जो वाटर होता है ना, वो होता है, ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है बेटा, ये हल्का होता है। किससे? पानी से। तो बताओ, जो चीज़ पानी के अंदर इसको घुलाना है और वो पानी से हल्का हो तो क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा ना। तो इसीलिए चूंकि मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल होता है वाटर से हल्का, तो वो क्या करता है? वाटर के अंदर मिक्स ही नहीं होता, उसकी डेंसिटी कम होती है, उसके ऊपर तैरना करता था, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा इमिसिबल। अच्छा, एक वर्ड याद रखिएगा, जो वाटर के अंदर घुल जाएगा उसको बोलते हैं बेटा मिसिबल सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा उसको? मिसिबल, है ना। उसको बोलेंगे बेटा मिसिबल। और जो नहीं घुलेगा बेटा उसको बोलेंगे इमिसिबल। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मिसिबल है या इमिसिबल है? तो सर तो घुला ही नहीं है ना, तो जब घुलेगा नहीं तो क्या होगा? वो इमिसिबल होगा। तो हर वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर सॉल्यूट है, घुल जाता है लिक्विड्स में, तो उसको मिसिबल बोलेंगे, जो नहीं घुलेगा उसको इमिसिबल बोलेंगे। तो ये जितने भी ऑयल है ये सभी क्या होता है? इमिसिबल सब्सटेंस होते हैं, वो वाटर के अंदर नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते हैं? क्योंकि वो वाटर से हल्का होता है। इस एक्टिविटी से आप क्या बता सकते हो? इनसॉल्युबल का या इमिसिबल के लिए एक्टिविटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिगर्स आपका उसी तरीके से बनेगा। सिंपली क्या करिए, एक टेस्ट ट्यूब बनाइए, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल करिए, इसके अंदर क्या करिए, कुछ ड्रॉप्स ऑयल का डाल दीजिए और फिर इसको हिलाइए, मिक्स करिए, फिर वहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखिए। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी बता सकते हो। किसके लिए? इमिसिबल सब्सटेंस के लिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। तो हमने एक कैटेगरी देख ली बेटा सॉल्युबिलिटी की। बेटा पानी के अंदर ये तो चलो सॉलिड या लिक्विड की बात आई। अगर हम गैस की बात करें तो आपको पता है कि कुछ गैस ऐसे होते हैं बेटा जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, कुछ होता है जो नहीं होता है। जैसे अपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा H2O, है ना। H2 में क्या बता, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करिए तो यहाँ पे क्या होता है H2+O, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर बना रहा है लिक्विड। इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है। आप ऐसे भी जानते हैं कि लिक्विड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे मछली हो, फ्रॉग्स हो, या जो भी उसके अंदर होती है, वो सांस किससे लेती है? ऑक्सीजन लेके। लेकिन वो ऑक्सीजन लेती कहाँ है बेटा? पानी से ही तो लेती है ना। तो अगर सोचो, अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं तो वो सांस कैसे लेती? तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी गैसेज है जो वाटर के अंदर मिक्स्ड होते हैं, कुछ ऐसे भी गैसेज है जिसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता। ठीक है ना। तो गैस भी वाटर के अंदर बेटा मिक्स होता है, सेम एज ऑक्सीजन मिक्स होता है। गैस में कौन सा ऑक्सीजन? सेम एज CO2 भी मिक्स होता है। अगर CO2 मिक्स नहीं होता बेटा तो जो प्लांट्स है ना, जो CO2 एब्जॉर्ब करता है, वो कहाँ से करता है? वो भी कहीं ना कहीं वाटर के थ्रू ही लेता है ना, तो वो भी डिजॉल्व होता है। तो इसका मतलब जो CO2 है बेटा वो भी डिजॉल्व होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी गैसेज है, जैसे आपके देखिए वो नाइट्रोजन और मीथेन है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। तो इनका नाम भी याद रखिए। डिजॉल्व कौन कौन होता है बेटा? दो याद रखिए कम से कम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। O2 गैस और CO2 गैस, ये क्या होता है बेटा? डिजॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, और कौन कौन सा नहीं होता बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और मीथेन गैस, ये क्या है बेटा? डिजॉल्व नहीं होता, नॉट डिजॉल्व। ठीक है ना, ये क्या होगा बेटा? नॉट डिजॉल्व। ये आसानी से डिजॉल्व नहीं होता। डिजॉल्व आसानी से क्या, ये होता ही नहीं है बेटा। तो हमने यहाँ पे देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। यानी कि ये सॉल्युबिलिटी सिर्फ एक सॉलिड के लिए नहीं है या लिक्विड के लिए नहीं है, तीनों के लिए होती है बेटा। जो यहाँ पे जो वाटर के अंदर घुला वो सॉल्युबल है, जो नहीं घुला वो सॉल्युबल नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं बेटा, देयर हेवीनेस और लाइटनेस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के हिसाब से कौन उसके लिए भारी है, कौन हल्का है। जिस जो हमने अभी देखा था सेम एज ऑयल का, कहीं ना कहीं वही क्लासिफिकेशन फिर से बेटा। जो सब्सटेंस वाटर से हल्का होगा वो लाइटर होगा, जो भारी होगा वो हेवियर होगा। हम कंपैरिजन किससे करेंगे बेटा? वाटर से, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या है बेटा? ए सब्सटेंस विच इज हेवियर देन वाटर इज सेड टू बी हायर डेंसिटी देन वाटर। देखिए यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बार बार ये वर्ड आ रहा है डेंसिटी। तो डेंसिटी का हिंदी होता है बेटा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि जो हेवी होता है, यानी कि जो सब्सटेंस हेवी होगा उसकी डेंसिटी होगी हाई। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? हाई होगी।
और जो लाइट होगा, हल्का होगा, उसकी लो डेंसिटी होगी। यानी कि यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि बेटा कि जिसकी जो भारी है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, जो हल्का है उसकी डेंसिटी भी कम है। तो जो सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे वाटर से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी होगी उससे ज़्यादा जिसकी डेंसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हेवियर। और उससे जिसकी सॉल्युबिलिटी डेंसिटी कम होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, लाइटर। तो इसीलिए हम लोग उसके बेसिस पे ना दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या बेटा, डेंसिटी के बेसिस में, मटेरियल्स विच आर हेवियर देन वाटर एंड मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर, जो मैंने आपको बताया है। यानी कि यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशंस किया है हेवियर और लाइटनेस, वो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो हेवियस और लाइटनेस है इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, डेंसिटी। और किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। यानी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन क्वांटिटी है जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो बेटा क्या है, वाटर। और वाटर से हम लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि कौन वाटर से भारी है, कौन वाटर से हल्का है। तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा देखिए, एक एक्टिविटी फिर से करते हैं। हमने क्या किया है, वी टेक अ बीकर, हम लोग एक बीकर लेते हैं बेटा, एंड फिट अबाउट 2/3 विथ वाटर। एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर इस टाइप का दिखता है, इसका 2/3 हिस्सा मान लो हमने यहाँ तक क्या कर दिया बेटा, वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, ये हिस्सा हमने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है। ये क्या है बेटा, बीकर। ठीक है, बीकर भी एक ग्लास का ही बना होता है। लेट अस ड्रॉप एन आयरन नेल इन दिस वाटर। हमने क्या किया बेटा, एक लोहे की कील इसके अंदर डाल दी है ना। यहाँ पे क्या है, ये आयरन नेल, ठीक है, यहाँ पे एक आयरन नेल हमने डाल दिया है। वी विल फाइंड दैट आयरन नेल सिंक्स इन वाटर एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। अब देखो कि जब लोहे का कील हम डालेंगे ना, या लोहे का कोई टुकड़ा डालते हैं तो वो पानी में डूब जाता है, सिंक हो जाता है। दिस शोज दैट आयरन इज अ मटेरियल व्हिच इज हेवियर देन वाटर। अब इससे क्या पता चला बेटा कि जो आयरन है वो भारी है, किससे, वाटर से। आयरन भारी नहीं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, तभी तो वो डूब गया। यानी कि जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डूबा, इसका मतलब है कि वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन इसके तुलना में बेटा इसके अलावा जो भी एग्जांपल देखिए ना, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, स्टोन है, पत्थर है, ग्लास, ये जितने भी चीज़ें आप लोग पानी में देखते हो डूब जाता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और जो सब्सटेंस बेटा नहीं डूबेगा, ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसी में नेल को हटा लीजिए या फिर एक दूसरा बीकर ले लीजिए, उसमें भी पानी डालिए और उसमें क्या करिए बेटा, एक लकड़ी डाल दीजिए, लकड़ी का टुकड़ा डालिए। ठीक, जब आप लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो देखो बेटा वो तैर रहा होगा। इसका मतलब क्या पता चला कि जो बेटा वुड मटेरियल है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तभी तो वो तैर रहा है। इसीलिए जो लकड़ी है, कागज़ के टुकड़े हैं, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल्स है, आइस है, बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है, इस सब की डेंसिटी होती है कम, किससे, वाटर से। इसीलिए ये सारी चीज़ें तैरती है। तो इन जनरल दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल कि जो सब्सटेंस पानी में डूब गया, ठीक, वो क्या होगा, पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। और जो सब्सटेंस तैर रहा है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है बेटा, कम। और साथ में याद करिए एग्जाम्पल्स, अगर हेवी में याद करना तो कुछ भी डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, ईंट डाल दीजिए, लोहा डाल दीजिए, ये सब भारी होता है। और सॉफ्ट में स्पंज डाल दीजिए, ऑयल का नाम लिख दीजिए, कोई भी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो आपको याद आ जाए, आइस बर्फ़ का है वो डाल दीजिए, पत्ता डाल दीजिए, कागज़ का टुकड़ा डाल दीजिए, जो जो चीज़ें तैरती रहती हैं वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी बेटा, लाइटर, हल्की चीज़ें। तो हमने यहाँ पे देखा एक क्लासिफिकेशन हमने क्या किया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेवीनेस और लाइटनेस। ठीक है, अब लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेकनेस। यानी कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है एक तरह से विजिबिलिटी। यहाँ पे इन तीनों का मतलब समझते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट वर्ड से बना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जिससे अगर आप देखो तो बिल्कुल आपको आर पार दिखाई दे, है ना, यानी कि उसके तरफ से आसानी से दिखाई दे। जैसे ग्लास, शीशा, आईना, जो आप लोग गाड़ी या व्हीकल के आगे जो ग्लास लगा होता है, जब उसके आप देखते हो आगे पीछे तो आसानी से दिखाई देता है ना, पूरा आर पार दिखाई देता है, तभी तो उसके आगे लगाते, नहीं तो नहीं दिखाई देता तो लगाते हैं क्या। आपके पॉलीथीन्स है, ग्लास है, एयर है, हवा हमारे चारों तरफ है, लेकिन चारों तरफ हम देख पाते हैं ना आसानी से, इसका मतलब एयर क्या है, वो ट्रांसपेरेंट। यानी कि हर वो मटेरियल जिसके बाहर हम क्लियरली देख पाए उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपेरेंट।
ठीक है, और उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी। तो एक कैटेगरी हमने बना दिया ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का, यानी कि जिसके चारों जिसके बाहर उसके पार आप आसानी से देख पाए तो उसको एक कैटेगरी में डाल दीजिए। जैसे एग्जांपल में आप याद रखिए, ग्लास है, एयर है, पॉलीथीन है, ग्राउंडनट है, ऑयल है, अल्कोहल है, ये आपके सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी है ना। दूसरा एग्जांपल बेटा हम दूसरा है आपका ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी के वर्ड है आपका ट्रांसलूसेंट। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, जिसको बोलते हैं ना धुंधला। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, धुंधला, यानी कि जिसके पार दिखाई तो दे लेकिन साफ ना दिखाई दे, विजिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो। जैसे वो याद है आपको, जब ठंड में फॉग होता है, कुहासा, तो हमको दिखाई तो देता है लेकिन बड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वही उसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसलूसेंट। यानी कि वो मटेरियल जो आपको बाहर देखने तो दे रहा है लेकिन क्लियरली नहीं देखने दे रहा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। या इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा, इसको सेमी ट्रांसपेरेंट मिलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, ऑयल पेपर, जो पेपर होता है ना, ऑयल पेपर कोई अलग से नहीं आता, कोई पेपर पे ऑयल लग जाता है, तेल, तो आपने देखा होगा वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत उस पर दिखने लग जाता है, तो वो ऑयल पेपर है आपका। टिश्यू पेपर है, मडी वाटर, अगर पानी में आप मिट्टी घोल दो तो उसके चारों तरफ पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा लेकिन धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लाउड्स, फॉग, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के। ठीक, तो हम यहाँ पे दूसरा कैटेगरी था बेटा आपका ट्रांसलूसेंट्स का। तीसरा कैटेगरी होता है बेटा ओपैकनेस। तो ओपैकनेस मतलब यहाँ पे ओपेक की बात आ रही है। ओपेक मतलब जिसके बाहर दिखाई ना दे, ठीक है, जिसके बाहर हम कुछ भी ना देख सके उसको बोलते हैं बेटा ओपेक। ओपेकनेस, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ओपैकनेस, और उस मटेरियल को बोलेंगे ओपेक मटेरियल। अब यहाँ पे तो आपके आसपास मैक्सिमम चीज़ें ओपेक होती है, आप दीवार के चारों ओर देख नहीं पाते, कपड़े के चारों ओर देख नहीं पाते, विंडो के बाहर नहीं देख पाते, चेयर के बाहर नहीं देख पाते, टीवी के बाहर नहीं देख पाते, यानी कि हर वो मटेरियल जिसके बाहर आपको कुछ दिखाई ना दे उसको क्या बोलोगे बेटा, ओपेक मटेरियल। ठीक है, लाइक एग्जांपल्स की कमी तो है नहीं, कार्डबोर्ड, वुड, ब्रिक्स, मेटल, बुक, ये सब एग्जांपल है बेटा ओपेक एग्जांपल के, जिसके जो आपको घर में आसपास दिखता हो, जिसके बाहर आप नहीं देख पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ओपेक मटेरियल। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी को बोलेंगे ओपैकनेस। इसका मतलब है, और देखो इसको, ये सब ना रटने की चीज़ नहीं है, आप सिंपल सी चीज़ है, अपने घर में चारों ओर देखिए, अपने घर के सारे सामान को इमेजिन करिए, जिस सामान के बाहर आपको दिखाई देता है पूरी तरीके से साफ है वो ट्रांसपेरेंट है, जिसके बाहर दिखाई देता है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा वो ट्रांसलूसेंट है, और जिसके बाहर दिखाई ना दे क्या होगा बेटा, ओपेक मटेरियल। तो आप सिर्फ मेरे एग्जाम्पल्स को नहीं, आप अपने लिए एक होमवर्क करिए, आप अपने बिहाफ पे घर के चारों ओर में ना 5-10 सामान का एक कैटेगरी बना लीजिए, ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसलूसेंट्स का, ओपेक का। जब आप खुद से इन चीज़ों को करेंगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक तरह से लास्ट टॉपिक था बेटा, जिसमें हमने इस चैप्टर को लगभग सारी टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने हर चीज़ देखा है इसके अंदर, मैटर्स क्या होता है, मटेरियल्स क्या होता है, उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन के कई सारे कैटेगरी थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अच्छे से रीड करिएगा, और साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।